नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खेल महाकुंभ 2022 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहे। साथ ही रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर खेल महाकुंभ ध्वज का ध्वजारोहण कर पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। 13 जिलों के सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सलामी देकर सम्मानित किया। साथ ही सीएम धामी ने मशाल जलाकर एथलीट के खिलाड़ियों को रवाना किया। सीएम धामी ने एक बार फिर से गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने को लेकर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 300 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली गंगा को स्वच्छ और निर्मल सरकार बनाना चाहती है। ये उस सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा उस दिशा में काम भी किया जा रहा है। राज्य की तरफ से तमाम नालों को बंद किया गया था क्योंकि उनकी गंदगी गंगा नदी में जा रही थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी गंगा की साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो सके। जो 2019 में ये बैठक हुई थी कानपुर में, और उसमें कुछ लक्ष्य यहाँ के लिए रखे गए थे कि गंगा के उद्गम स्थल से लेकर उत्तराखंड राज्य के अंतिम छोर तक, जहाँ पर हमारा हरिद्वार जनपद का अंतिम उत्तराखंड का कोना पड़ता है, वहाँ तक गंगा जी स्वच्छ जाएं, निर्मल जाएं। तो इस पर जितने भी हमारे काफ़ी सारे एसटीपी प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। 132 जो नाले थे, जो लगातार गंदे नाले गंगा जी पर गिरते थे, उनको टेप किया गया है। और ऋषिकेश तक ए श्रेणी का पानी, जिसको पीने योग्य पूरी तरह से पीने योग्य है, और ऋषिकेश से लेकर हमारे अंतिम छोर तक उत्तराखंड के, उसको अभी बी श्रेणी में रखा गया। हमारा प्रयास है कि पूरे गौमुख से लेकर जहाँ से गंगा जी निकलती हैं और हमारे राज्य के 300 किलोमीटर के अंतिम प्रभाग तक ए श्रेणी का पानी मिले। और भी जो स्नान घाट हैं हमारे, इन सभी को सौंदर्यीकरण की दृष्टि से उनको विकसित भी किया गया है, लोगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। साथ ही साथ लोगों को इसमें रोजगार से भी जोड़ा गया। राज्य में नए साल से अब सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी भी चौपाल लगाकर क्षेत्र की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि वो खुद 2023 में क्षेत्र में जाकर चौपाल लगाने के साथ ही लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जिससे जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। 25 तारीख से हमने कार्य प्रारंभ किया है कि जनता के बीच में हम सब लोग जाएंगे। मैं स्वयं भी जा रहा हूं, हमारे माननीय मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे विधायकगण भी जाएंगे, साथ में सभी अधिकारीगण भी जो है अपना अपना प्रवास लगाकर रात्रि चौपालों के माध्यम से, ग्राम चौपालों के माध्यम से उन्हीं के स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और त्वरित रूप से उनका समाधान करेंगे। जिनका समाधान तत्काल हो सकता होगा उनको तत्काल करेंगे, और जो दीर्घकालिक कुछ काम होंगे तो उन कामों को आगे प्रस्तावों में सीएम धामी ने वात्सल्य योजना के तहत 6000 बच्चों के खातों में 12 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के साथ ही राज्य स्तरीय स्पॉन्सरशिप ट्रस्ट गठन की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए। सीएम धामी ने प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रसार और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना पर ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी संगठन 5 नए जिलों को बनाने के बाद अब 15 नए मंडल बनाने जा रही है, जिसकी घोषणा 1-2 दिन के भीतर कर ली जाएगी। इस बात की जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नए मंडल बनाने की संस्तुति केंद्रीय नेतृत्व ने दे दी है और 1-2 दिन के भीतर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन के अभी तक कुल 252 मंडल हैं और 15 नए मंडल बनाने के बाद यह संख्या 277 पर पहुंच जाएगी। जब जिले बढ़ते तो मंडल भी बढ़ते हैं। हमने कुछ जिलों में मंडल भी अब हम बढ़ा रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 14 या 15 मंडल हमारे बढ़ जाएंगे। और वो जहाँ ऐसे मंडल थे जहाँ हमारे 120 बूथों का मंडल था, उससे ज़्यादा बूथ भी 200 बूथों के मंडल रहे मैदानी क्षेत्रों में, तो हमने उसको एक सीमित करने का ऐसा प्रयास किया है। लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में तो हमारे 80-90 बूथ तक भी मंडल थे,
लेकिन जो भौगोलिक दृष्टिकोण से और बूथों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मंडल बढ़ाए हैं। जब जिले बढ़ते हैं तो मंडल स्वास्थ्य बढ़ते हैं और उसकी अनुमति केंद्रीय संगठन हमको दे दी है और बहुत जल्दी उसकी घोषणा में 1-2 दिन के अंदर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त करीब 20 महिला कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक की, जिसमें प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षता आशा नौटियाल समेत तमाम महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बैठक में नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों के परिचय के अलावा आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पार्टी की क्या कुछ खास रणनीतियां रहने वाली हैं और आखिर किस तरह से महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। हमारा महिला मोर्चा का जो पदाधिकारियों का गठन हुआ था, महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति का, वो सभी बहनें लगभग 20 के करीब यहाँ पर बहनों को बुलाया गया है और परिचय बैठक के तौर पे सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अभी हमारी बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और बैठक में आगे की रणनीति हम बनाएंगे कि जिलों से लेके मंडल तक हम महिला मोर्चा का कैसे गठन करेंगे और आगे की रणनीति क्या हो। पहले तो आप सब मीडिया वालों का, भाइयों का बहुत धन्यवाद। आज हमारी परिचय बैठक हुई है बीजेपी महिला मोर्चा की और इसमें जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है इसमें हम सब ने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया है। आगे की रणनीति माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो आशा नौटियाल जी हैं उनके अंडर में हम लोग कर रहे हैं कि आगे की हम लोगों की क्या रणनीति रहेगी। महिला मोर्चा जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा एक रोल रहा है उत्तराखंड में और इसी को आने वाले चुनाव को और आगे वाली जो भी चीज़ें हैं उसे देखते हुए हम लोग पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं आज कैसे कैसे हम लोगों का रहेगा महिला मोर्चा का। और डीजीपी अशोक कुमार ने नववर्ष के मौके पर जनपद देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल के अधिकारियों के साथ यातायात व्यवस्था के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि नववर्ष के जश्न के लिए प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों में आने लगे हैं। पर्यटकों के साथ मित्र पुलिस की तरह व्यवहार करें। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के अनुसार ट्रैफिक प्लान बनाए जाएं। भीड़ को देखते हुए पहले की अतिरिक्त पार्किंग स्थलों, रूट डायवर्जन की तैयारियां कर लें और आम जन को इसकी समय से सूचना दें ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे और जनता को असुविधा न हो। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या पवेलियन ग्राउंड पहुंची, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति के ओपन पुरुष की राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। और इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि आज राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जिस स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है परेड ग्राउंड में और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं, आज उनके मध्य में जो है फुटबॉल प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से अनुसूचित जनजातीय वर्ग के बच्चों के द्वारा फुटबॉल और मैं कहूँगी खेल में अपना एक अलग सा इंटरेस्ट दिखाना और उस ओर आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत ही मैं समझती हूँ कि सबको प्रोत्साहन मिलता है और इससे स्वाभाविक रूप से जो है खेल के प्रति सबके आकर्षण का हम सबको पता चलता है। चूंकि अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो है काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, लेकिन आज की तारीख में खेल के प्रति जो जागरूकता, खेल के प्रति जो इंटरेस्ट सरकारों के द्वारा लगातार जिस प्रकार का सहयोग और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना का सहयोग सबको प्राप्त हो रहा है, तो आज अभिभावक भी बच्चों से कह रहे हैं कि आप खेलिए और आगे बढ़िए और आज सभी फुटबॉल प्रेमी यहाँ पर हैं, तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा है खेल के दृष्टिकोण से। कांग्रेस के नेता जयेंद्र रमोला के आरोपों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने रमेंद्र जमोला द्वारा उनके और उनके बेटे पर जीएसटी और लाखों की स्टाम्प चोरी जैसे आरोप लगाए हैं, वो पूरी तरह से उन्हें निराधार बताया गया। अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार अनर्गल बयान देना, लगातार व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये इनकी फितरत हुई है। मुझे स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और एक उस दौरान चुनाव लड़े और व्यक्ति ने जगदीश सिंह जग्गा ने भी इन पे एक इनकी भूमि कब्जाने का इन पे आरोप लगाया था। तो जो व्यक्ति खुद दूसरे की ज़मीनें कब्जा कर रहा हो वो इस प्रकार के आरोप लगे, थोड़ा सा हंसी। और उत्तराखंड की भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर से राज्य में युवाओं को भरोसा देते हुए कहा है कि सरकार उनके रोजगार के लिए संकल्पबद्ध है और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ने का काम भी कर रही है।
पहले भी कहा था कि हम इस रोजगार को लेकर के इस राज्य के युवाओं के लिए 22,000 नियुक्तियां निकाली गई थी और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में भर्तियों को लेकर के अनियमितताएं हुई, तत्काल उस पर एक तरफ जांच बैठाने के साथ साथ उनमें गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन साथ ही साथ उसके समानांतर ही सारे पदों को पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया कि ताकि इसमें डिले ना हो और बच्चों को जो रोजगार मिलना वो समय पर उनको नियुक्ति मिल सके। और सरकार ने बात भरद्वार की, जहां पर पुलिस ने फर्जी भर्ती सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, फर्जी प्रमाण समेत कई सामान बरामद किए हैं। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने फर्जी भर्ती सेंटर का भंडाफोड़ किया और गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लैपटॉप, फर्जी प्रमाण पत्र समेत कई सारा सामान बरामद किया है। भर्ती सेंटर का भंडाफोड़ किया है। फर्जी भर्ती सेंटर चला रखा था हरिद्वार में। तो वहीं केंद्र सरकार ने मोटे अनाज जाने की मंडुआ के प्रोक्यूरमेंट की अनुमति दे दी है, जिसको लेकर सीएम धामी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने इसी महीने केंद्र सरकार को मोटे अनाज के प्रोक्यूरमेंट प्लान को दिया था, जिस पर केंद्र ने फैसला ले लिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों ने भारत सरकार को एक अनुरोध किया था कि उत्तराखंड राज्य का जो हमारा मोटा अनाज है मड़वा, उसको जो है जो हमारा अनाज बांटा जाता है जो भारत सरकार की योजना में, उसमें उसको सम्मिलित किया जाए। तो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है और इसकी सहमति होने से जहां हमारे बच्चों को ये मोटा अनाज मिल पाएगा, मड़वा जो कि पौष्टिक भी है हर प्रकार से, वहीं उसके उत्पादकों को एक बड़ी मार्केट मिलेगी। उनको आगे अपना जो प्रोडक्शन है उसमें करने में भी सहायता मिलेगी। कहीं ना कहीं जो मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया है उसकी शुरुआत भी यहाँ से हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लगातार जिस बात को कहते आए हैं उस बात को अब पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी बोल रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की बात का समर्थन करते हुए अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि बेलाग हो चुकी अफसरशाही पर, बेलगाम हो चुकी अफसरशाही पर अंकुश लगाया जाए। एचओडी जो हैं या जो सचिव लेवल के जो लोग उत्तराखंड में बैठे हैं वो नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर सिर्फ देहरादून में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, फील्ड में नहीं जा रहे हैं। और उससे क्या है कि एक तो वो प्रॉब्लम है, दूसरा क्या है कि जो जिले के अधिकारी हैं उनको देहरादून नहीं बुलाना चाहिए, उनको बार बार देहरादून बुला रहे हैं और उससे कहीं न कहीं वो जितना टाइम देहरादून आने में किल करते हैं उतना अगर वो फील्ड में रहेंगे तो काम दिखेगा। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में पौड़ी में वनाग्नि सुरक्षा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान डीएम द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को आग की घटना के दौरान संपर्क सूत्रों और फायर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने जब वन विभाग पौड़ी द्वारा जारी किए गए संपर्क सूत्रों पर कॉल किया तो देखा कि दोनों ही नंबर उपलब्ध नहीं है, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि फायर सीजन के दौरान जंगलों को आग से बचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहें ताकि हर साल
जो बहुमूल्य वन संपदा जलकर खाक हो रही है उसे बचाया जा सके। अभी उनके 2 नंबर्स फंक्शनल नहीं है, तो मेरी तरफ से ये निर्देश दिए गए कि जल्दी से जल्दी उन्हें फंक्शनल किया जाए और कंट्रोल रूम्स जो हैं, डिजास्टर कंट्रोल रूम, मास्टर कंट्रोल रूम फॉरेस्ट का और पुलिस कंट्रोल रूम, तीनों इंटीग्रेटेड मैनर में काम। बात लक्सर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओबीसी और अनुसूचित मोर्चे का विस्तार करते हुए कई लोगों को मोर्चे में प्रांतीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें लक्सर क्षेत्र के वरिष्ठ नेता महेंद्र धीमान को ओबीसी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री और वरिष्ठ दलित नेता ऋषिपाल को अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश महामंत्री और राम सिंह वाल्मीकि को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे छोटे से कार्यकर्ताओं को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं जो लक्सर के अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और उन्होंने मुझे सहयोग किया और पहले भी सहयोग किया, आगे भी सहयोग करते रहेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई साहब, जो जिला, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसको मैं बिल्कुल निष्ठा ईमानदारी से निभाऊंगा और सभी को साथ लेकर चलूंगा। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक कार्यक्रम निष्ठा ईमानदारी से करूंगा और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। इसके लिए मैं जिला, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व और अपने लक्सर क्षेत्र के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बात राजधानी देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर 2 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दिलीप सिंह कुंवर और ददनपाल सिंह को डीआईजी बनाया गया है। बता दें कि आदेश अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किए थे। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि प्रमोशन का लाभ 1 जनवरी से अधिकारियों को मिलने लगेगा। बात देहरादून की, जहां पर बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की प्रदेश टीम का गठन किया गया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर जारी की गई कार्यकारिणी की सूची। वहीं प्रदेश ओबीसी मोर्चे की प्रदेश टीम में नेत्रपाल मौर्य और महेंद्र धीमान समेत 28 नामों को स्थान दिया गया है। ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर ITDA उत्तराखंड द्वारा अपनी तरह की पहली अंतर जिला ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ड्रोन प्रतियोगिता में यूस्केवॉन, ई डिस्ट्रिक्ट पुलिस, टेलीकॉम, IDTA, क्लैक जैसी कई सरकारी विभागों से संबंधित उत्तराखंड के 13 जिलों के प्रतिभागी शामिल रहे। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन आज अमित सिन्हा, IPS निदेशक IDTA ने किया। देखिए, अभी हम लोगों को जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये हम लोग जो पूरे उत्तराखंड में ड्रोन स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी बड़ी पहल ली है और सभी जनपदों में एक ड्रोन स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। उसी के तहत हम लोगों ने कई चरण में यहाँ पे ट्रेनिंग कराई है हमारे स्वान के लोगों की, हमारे EDM को, हमारे पुलिस वायरलेस के लोगों को, हमारे SDRF के लोगों को। तो इन सभी का एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बना के आज इनका एक टेस्ट भी हो रहा है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक तरह से है, जिसमें कि हम ये देखें कौन सा ज़िला अच्छा करता है। तो उसी का एक कंपटीशन आज हमारा ड्रोनाथॉन के रूप में चल रहा है, जिसका कि कल तक पूरा समापन हो जाएगा। और इससे हम लोग ये ट्रेनर के रूप में काम करेंगे, जनपदों में जाकर ये तमाम पब्लिक के लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगे, जिसमें कि हम उत्तराखंड में एक बड़ा ड्रोन का इकोसिस्टम तैयार कर सकें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे डायरेक्टर ITDA श्री अमित सिन्हा सर, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि हर के 13 जिलों में उत्तराखंड के हम लोगों को एक ड्रोन स्कूल बनाना है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने स्वान को ट्रेनिंग कराई है, EDMs को ट्रेनिंग कराई है और पुलिस वायरलेस टेलीकॉम में जितने भी लोग हैं हम लोगों ने सभी को लगभग ट्रेनिंग कराई है। तो वहीं से 13 के 13 जिलों से हमने एक टीम बनाई है।
13 टीमें हमने बनाई हैं जो कि आगे जाके ड्रोन स्कूल को भी चलाएगी। तो अभी हम लोगों ने एक कंपटीशन उनके बीच में रखा है जो ये अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है। 13 टीमें हमारे पास में आ रखी हैं, इसमें पुलिस है, EDMs हैं और हमारे स्वान वाले भी हैं। तो कल से चल रहा है और मतलब आज से ये चल रहा है और कल ये खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें शशांक रावत को बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं रविपाल और विपुल मेंदोली को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 6 लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 को प्रदेश महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। भाजपा ने ये घोषित की है कार्यकारिणी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तराखंड सरकार कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। सरकार ने बूस्टर डोज लगाने पर पूरा जोर दिया हुआ है, लेकिन हरिद्वार देहात के अस्पतालों में बूस्टर डोज ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अनेक लोग हर रोज अस्पतालों से निराश लौट रहे हैं और उन्हें बिना बूस्टर डोज लगाए ही वापस जाना पड़ रहा है। मेरे को CCSU में हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं कराया कि आप सर्टिफिकेट लेके आओ तभी हॉस्टल मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है जी, मिल नहीं रही डोज। बूस्टर डोज तो लगी नहीं है साहब, यहाँ भी बता रहे कि वैक्सीन आई नहीं है हमारे पास जो है, और 2 दिन से हम कंटिन्यू आ रहे हैं लगवाने के लिए। और इसकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है, स्कूल में हर जगह इसकी डिमांड हो रही है कि सर्टिफिकेट चाहिए बूस्टर डोज का। मैं अब ये मेरा भाई है, इसका रिजल्ट आना था CCS से, मेरठ यूनिवर्सिटी से, अब वहाँ बूस्टर डोज मंगा रहे हैं कि सर्टिफिकेट ला दो बूस्टर डोज का। अब वो जो है उसके बिना इसका रिजल्ट। हमारे पे जो डोज थी वो लगाई गई हैं। अभी 4-5 दिन से हमारे यहाँ जो वैक्सीन एक्सपायर हो गई थी उनको वापस मंगा लिया गया है। तो हमने डिमांड करी हुई है ऊपर, तो शायद कल हमारे यहाँ वैक्सीन आ जाएगी तो फिर से काम लगानी शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मास्क की अनिवार्यता को लागू कर दिया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अभी से ही सभी विद्यालयों में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो छात्रों को मास्क बांटें, साथ ही छात्रों को मास्क लगाने को लेकर जागरूक भी किए। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सभी DM और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बड़े सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुआ। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी CMO और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, मास्क, दवाएं, वेंटिलेटर का परीक्षण किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड की हालत से निपटने के लिए लगभग तैयारियां पूरी हैं। अगर आप नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। क्या अगर बिना होटल की बुकिंग के आप मसूरी में प्रवेश नहीं कर सकते, वहीं बाहर से आने वाले वाहनों को देहरादून में भी एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि रोड से बाहर निकाले जाएंगे बाहर से आने वाले वाहन। नए साल के मौके पर जोशीमठ औली पूरी तरह से गुलजार है। वहीं हिमक्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी न होने के चलते पर्यटक मायूस दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नए साल के स्वागत के लिए पर्यटक पहाड़ों की ओर आ रहे हैं, तो वहीं औली में हजारों की तादाद में पर्यटक औली का दीदार करने पहुंचे हैं। लेकिन इस साल दिसंबर में बर्फबारी नहीं होने के चलते पर्यटक मायूस हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है। मसूरी में हल्की बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में आ रहे पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है उससे मसूरी के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा भी ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।